Hello, dear students. I welcome you all in this session of IC Group of Education, the ICS and पढ़ाईबढ़ाई.com. अगर आप MPPSC 2024 प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पता चल गया होगा कि दिस ईयर फॉर दी 2024 MPPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि जो राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से और वन सेवा परीक्षा जो होती है उसके नए सिलेबस को अपडेट किया गया है आज ही, यानी कि आज 18 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने आपके नए सिलेबस को अपडेट किया। यानी कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि आप अब अपनी तैयारी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। हालांकि इस सिलेबस में इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आया जिसका कोई भी प्रभाव आपकी पिछली तैयारी पर पड़ेगा। मतलब मैं उन लोगों को पहले ही निश्चिंत कर देना चाहता हूं जो लोग, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 को इस एग्जाम की सूचना जारी कर दी गई थी और इस एग्जाम के फॉर्म्स जल्दी ही शुरू होने वाले हैं 19 तारीख से। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों ने 1 जनवरी से या शायद 31 दिसंबर से ही, या संभव ऐसा है कि 17 दिसंबर 2023 को जब 2023 की परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसकी तैयारी के बाद से ही या शायद उससे पहले भी टारगेट करते हुए 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो वो बच्चे जिन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर दी थी, या कि फिर वो बच्चे भी जिन्होंने कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है, यानी कि कहीं क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, फीस दे चुके हैं, उनको इस बात में डरने की कोई जरूरत नहीं है कि टीचर ने जो पढ़ा दिया है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग वो कुछ अलग पढ़ा दिया है और अब जो सिलेबस आया है वो बदल गया है, तो हमने तो बहुत मतलब टाइम खराब कर दिया और हमारे तो पूरे के पूरे फंडे ही खराब हो गए होंगे अब तक, अब हम कैसे उसको कोप अप करेंगे। इस तरीके की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं, आप जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हैं, आप परफेक्ट वे में जा रहे हैं, आप कोई गलत रास्ते पे नहीं जा रहे। मैं आपको यह पहले निश्चिंत कर देता हूं, जो परिवर्तन लाया भी गया है वो ज्यादातर एडिशनल है, सब्ट्रैक्शनल नहीं है। कहने का मतलब यह हो गया कि ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन जो है वो जोड़े गए हैं बेटा, घटाए नहीं गए। कुछ एक ही चीजें ऐसी हैं जो आपकी घटाई गई हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें जो घटाई भी गई हैं तो वो दिखाई दे रही हैं कि प्रीलिम्स में घटाई गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस से तो हटाई गई हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस में लाई गई हैं। तो आपको वो चीज अगर आपने पढ़ी भी है तो वो मेंस में आपके काम आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो मैक्सिमम चेंज इन द सिलेबस है वो एडिशनल है, सब्ट्रैक्शनल नहीं है। तो एडिशनल है ना, तो आपको इससे नुकसान नहीं है, आपको बस एडिशनल चीजें पढ़नी है। जो पढ़ लिया उसे आप अपने दिमाग में बनाए रखिए, उसका रिवीजन भी किया है, नो प्रॉब्लम, उसकी प्रैक्टिस भी किया, आपको बहुत बहुत बधाइयां। राइट, हम इस सेशन में सिलेबस के इस अपडेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि एमपीपीएससी ने सिलेबस के अपडेशन में क्या क्या चेंजेस लाए, किस किस तरीके से वो चेंज हुआ है और आपके लिए किस तरीके से क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एनालिसिस जो बच्चे कर रहे हैं वो करते रहें बेटा, है ना, उसको भी ना रोकें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एनालिसिस आप करते रहें। पैटर्न का अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, संभवतः एमपीपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स में जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होगा, मैंने कहा क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, संभवतः शायद कुछ बदलाव आए और उसे और ज्यादा फाइन किया जाए। उदाहरण के लिए अब मैं आपको एक अपनी तरफ से एक निजी एडवाइस देना चाहूंगा, सलाह है, जो अगर आप माने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम कोई रिस्क ना लेकर के चले तो ज्यादा अच्छा है। भाई एग्जाम का कुत्ता है, पता नहीं कब काट ले, तो वैक्सीनेशन लगाने से ज्यादा फायदा है। अब वैक्सीनेशन काम आए चाहे नहीं आए उससे क्या मतलब, भाई हमें तो अपनी सिक्योरिटी लेकर चलनी है डेफिनेटली। तो आप जैसे यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन है, राइट, उत्तर प्रदेश में जो बेसिकली प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के नाम से एग्जाम कंडक्ट होता है, वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से नहीं होता है। तो आप उसमें जो एग्जाम पेपर आता है वो एमपीपीएससी के मुकाबले थोड़ा सा वेटेड पैटर्न होता है। वेटेड यानी कि भारी, थोड़ा सा वजनी पैटर्न होता है ना। तो आप पीसीएस के भी सॉल्व पेपर्स को देखिएगा एक बारी, उसके पैटर्न को समझिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए ना कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में वो टाइप ऑफ पैटर्न को वो लोग फॉलो ज्यादा कर लें, राइट, जिसमें मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड, असेशन रीजन जैसे क्वेश्चंस को ज्यादा जगह दी जाती है एमपीपीएससी के कंपैरिजन में। तो एमपीपीएससी में थोड़ा सा जो यूपीएससी है, पीसीएस है या अदर कुछ बोर्ड से उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम जगह दी जा रही थी और फैक्चुअल ज्यादा था। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि सिलेबस जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो नया सिलेबस लाया गया है, ये जो सिलेबस मुझे दिखाई दे रहा है बच्चे, वो मुझे
थोड़ा सा एनालिटिकल ज्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे टॉपिक्स को थोड़ा और एलैबोरेट करके पॉइंट वाइज टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में लाने की कोशिश की गई है, ताकि बच्चे का जो स्टडी है वो थोड़ा सा और फाइन हो सके। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि मैं आई एम वेरी हैप्पी विद द सिलेबस, सेटिस्फैक्टरी है, ऐसा कोई चेंज नहीं है जिसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है। कुछ एक चीजें ऐसी जोड़ी गई हैं, जैसे वाटर रिसोर्सेज जोड़ दिया गया है, एग्रीकल्चर का एक पार्ट अलग से ही अब ऐड कर दिया गया आपके मेंस में। अगर आप पेपर 1 में जाकर देखें पार्ट बी में ज्योग्राफी का जो सेक्शन था, तो उसमें एक यूनिट ऐसे जोड़ दी गई है। समाज शास्त्र सोशियोलॉजी को बिल्कुल अलग से ही मेंशन किया गया है। पहले क्या था, वो पेपर 2 के पार्ट बी में यूनिट 5 से शुरू होता था, लेकिन अब क्या है, समाज शास्त्र जो है, सोशियोलॉजी, वो अलग से ही एक पूरा सेक्शन दे दिया गया आपका, और उसको एक पूरा डेडिकेटेड पार्ट बना दिया गया। इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, अगर आप देखें तो वो पेपर 2 से शिफ्ट करके पेपर 3 में लाया गया है। इस तरीके की कुछ चीजें हुई हैं। पेपर 4 में पार्ट बी जोड़ दिया गया। पेपर 4 का अभी तक एक ही खंड होता था, एक ही पार्ट होता था, उसमें पार्ट बी जोड़ दिया गया। मेंस में आप जाकर के देखेंगे तो क्वेश्चन के सीक्वेंसेस में, मतलब क्वेश्चन की जो पूछने के तरीके हैं, संख्या है, उसके नंबर है, उसमें बदलाव आ गया है। जैसे पहले अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता था, वो अगर दोनों खंडों को मिला लिया जाए तो अति लघु उत्तरीय 10 शब्दों का होता था। जो शॉर्टेस्ट राइटिंग होता था वो 10 वर्ड्स की लिमिट थी, अब वो 20 वर्ड्स की लिमिट हो गई है आपकी, राइट। तो 20 वर्ड्स की लिमिट में पहले आपको 3 नंबर दिए जाते थे, अब वो 2 नंबर दे रहे हैं। इसी तरीके से मध्यम या लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते थे वो 50 शब्द सीमा में आते थे, राइट। और अभी जो आपको मिल रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम मार्किंग दी जाती थी वो 5 नंबर थी, उसको 7 नंबर कर दिया है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे जो बड़े दिए जाते थे 200 शब्दों के, उसकी शब्द सीमा 200 ही रखी गई है, लेकिन उसकी मार्किंग चेंज कर दी गई। पहले के पैटर्न में उसको 11 नंबर दिए गए थे और अब उसको सिर्फ 10 नंबर कर दिए गए हैं। हालांकि पेपर के जो टोटल नंबर हैं वो उतने ही रखे गए हैं। पहले 3 पेपर यानी कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3, पहले भी 300 नंबर के थे अधिकतम और अब भी 300 नंबर के हैं अधिकतम। लेकिन पेपर 4 जो है वो पहले 200 नंबर का था, अब उसको 300 नंबर का कर दिया गया, क्योंकि मैंने अभी बताया उसमें पार्ट भी जोड़ दिया गया है, खंड बा जोड़ दिया गया, तो अब वो भी 300 नंबर का हो गया। तो कुल जो प्रीलिम्स आपका 1400, सॉरी, कुल जो मेंस एग्जामिनेशन आपका 1400 नंबर का था, जो मेंस एग्जामिनेशन पहले 1400 मार्क्स का था, अब वो 1500 का हो गया। आपके जो पेपर है उसके पैटर्न में एक तो ये बड़ा चेंज आ गया। दूसरा, जो ऐसे राइटिंग वाला पेपर था, पेपर नंबर 6, अगर आप जाकर देखें तो है तो वो अभी भी 100 नंबर का ही, तब भी 100 नंबर का था, लेकिन ड्राफ्ट राइटिंग यानी प्रारूप लेखन उसमें 2 आते थे। अब क्या हो गया कि 2 ऐसे कर दिए, एक 1000 वर्ड्स का, एक 500 वर्ड्स का, राइट। और जो 2 ड्राफ्ट राइटिंग का पार्ट आता था उसमें ड्राफ्ट राइटिंग यानी प्रारूप लेखन एक ही कर दिया, और अब एक जो ड्राफ्ट रिपोर्टिंग है, दैट इज कॉल्ड प्रतिवेदन इन हिंदी, तो प्रतिवेदन जोड़ दिया गया, यानी एक प्रारूप लेखन और एक प्रतिवेदन लेखन, ये 2 चीजें जोड़ दी गई 250 शब्दों की, राइट। तो अगर आप उसको देखोगे तो आप उसको 100 नंबर के पैटर्न में अब आपको 4 चीजें लिखने को आ गई। पहले 2 ड्राफ्ट राइटिंग थे तो वो एक ही यूनिट माना जाता था, अब क्या है वो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट राइटिंग में आ गया है, तो फिर आप देखेंगे तो आपको वो 2 अलग अलग चीजें मिल गई। इसका मतलब उसके भी सेक्शंस 4 हो गए, है ना, उसके भी सेक्शंस 4 हो गए। 1000 वर्ड्स का एक ऐसे, 500 वर्ड्स का एक ऐसे, 250 वर्ड्स का एक ड्राफ्ट राइटिंग प्रारूप लेखन और 250 वर्ड्स का एक प्रतिवेदन, 250 शब्दों का एक प्रतिवेदन, राइट। तो अब आपके जो मेन जो चेंजेस हैं वो तो मैंने ब्रीफली अभी आपको बताए हैं, एक बार हम नोटिफिकेशन में देख लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी चीजें जो मैंने नोटिफाई कर ली हैं। अभी तक मेरे हाथ में एक पुराना सिलेबस है, पहला तो ये जो हम इंस्टीट्यूट की तरफ से ही देते हैं, इसको मैंने चेंज कर दिया है, और अब जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन हुए हैं उन लोगों को अब ये जो पुराना सिलेबस है उसको अपडेट करके नया दे दिया जाएगा 1-2 दिन में ही। और ये मेरे पास अभी जो हालिया तौर पर आया हुआ सॉरी, ये जो मेरे पास हालिया तौर पर एमपीपीएससी की द्वारा जारी किया गया जो न्यू सिलेबस स्कीम है आज 18 तारीख का, वो मेरे हाथ में है। तो इन दोनों को ही हम कंपेयर करने वाले हैं, इन दोनों को ही हम लोग देखने वाले हैं, प्रीलिम्स में क्या चेंजेस आए हैं सबसे पहले तो हम उसको देखते हैं, राइट। तो यहां देखें, ये जो बोल रहे हैं क्रमांक नंबर 3038 पेड 2024, इसमें अगर आप जाकर देखोगे तो राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा यानी स्टेट सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तथा मुख्य परीक्षा के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के संबंध में, यानी कि चेंज्ड जो सिलेबस है उसके रिलेशन में आपको ये जारी किया गया है, राइट। परीक्षा को 3 ही चरणों पर रखा गया है, जैसा कि इन्होंने इसमें बताया है। द एग्जामिनेशन इज ऑफ 3 स्टेप्स बेटा। पहला स्टेप जो है वो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ही होगी, जो वस्तुनिष्ठ है, ओएमआर शीट पर आधारित होगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा लिखित है, वर्णनात्मक है, उसमें साक्षात्कार इंटरव्यू भी एडेड है। जो प्रीलिम्स का पैटर्न रखा गया है अगर प्रीलिम्स के पैटर्न पर देखोगे आप तो
प्रीलिम्स का पैटर्न जो है 2 घंटे का एक पेपर रखा गया है जो अभी तक चल रहा था। जो सामान्य अभिरुचि परीक्षण है, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, वो भी 2 घंटे का 200 अंकों का ही रखा गया है, यानी 100 प्रश्नों का पार्ट होता था, तो 100 प्रश्नों का ही रखा गया है। 4 ऑप्शंस की बात की गई थी पहले भी, अभी भी 4 ही ऑप्शंस रखे गए हैं। दोनों अंकों के मतलब 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, तो इस तरीके से दोनों पेपर 2-200 नंबर के हो रहे हैं। ये उन्होंने उसमें बताया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद एक जो चीज जोड़ी गई है प्रीलिम्स में ही पेपर 2 में जोड़ी गई है एक्स्ट्रा, वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, जिसमें प्रतिबल नाम का एक पार्ट जोड़ा गया है, जिसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे पास भी सुबह ही सुबह कुछ बच्चे आ गए थे जिन्होंने मुझे बताया था कि सर ऐसा कुछ कुछ भी आया है कि जो हमें समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, तो उसका क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, तो वो समझ में नहीं आ रहा था, राइट। दूसरा, अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में दिया गया है, एक ही विकल्प अवेलेबल होगा, ये भी दिया गया है। बाकी डिलीट की तो खैर एमपीपीएससी के लिए अपन उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो कुछ कहना मतलब ही नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है, अब आप इसमें देखेंगे तो जो सिलेबस में चेंज आया है, जिस सिलेबस की बात हम कर रहे हैं, वो सिलेबस क्या कहता है हमसे और क्या क्या चेंजेस आए हैं। पेपर जो 1 है, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र क्रमांक 1, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यानी कि प्री प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, उसमें आप जाकर देखोगे बेटा, तो सबसे पहली चीज तो देखो, यहां पर भारत का इतिहास जो पहली यूनिट थी, जो पुराने पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, तो पुराने पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो पिछली यूनिट मिली थी, जैसा कि ये देख रहा हूं, वो मध्य प्रदेश के इतिहास से शुरू होती थी और इकाई 2 यूनिट 2 में इंडियन हिस्ट्री दी जाती थी। इस बार यूनिट 1 में है, तो ये क्रम तो चेंज हुआ ही है, डेफिनेटली क्रम चेंज हुआ है। और अब इसमें क्या हो गया, ये जो पहला वाला आप यूनिट का पहला वाला सेक्शन देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द यूनिट 1, वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द यूनिट 1 अलग से जोड़ा गया है ना। यद्यपि तो मैं ये करता हूं क्योंकि मैं तो पढ़ाता ही हूं बच्चों को, ये सारी चीजें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं पढ़ते थे, अभी तक हमने क्लासेस में पढ़ा है, जो पुराने बच्चे पढ़े होंगे उनके नोट्स में ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो ऐसा कुछ जोड़ा नहीं गया, बस पहले इसको मेंशन नहीं किया जाता था और इस पर प्रश्न पूछे नहीं गए। वैसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं पूछे गए। उदाहरण के तौर पर यहां पर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, छठ दर्शन, स्मृतियां, रित, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर। हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत ही आर्ट एंड कल्चर के साथ, भारत के षट दर्शनों के साथ करते थे। भारतवर्ष, भारत का वंश, अभिज्ञान शकुंतलम की कहानी जो कालिदास ने मेंशन की, उसको चीनी इतिहास में भारत का वर्णन, भारत के संबंध में उसकी शुरुआत में क्या क्या शुरू हुआ था उसके बारे में सब कुछ पढ़ते थे। और फिर हम लोग चाहते हुए धीरे धीरे सभ्यता के प्रादुर्भाव पर आते थे, प्राक ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, अध्य ऐतिहासिक काल आदि की बातें किया करते थे, ऐतिहासिक काल आदि की बातें किया करते थे, राइट। जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा और हिस्टोरिक एरा कहते थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन, उसके बाद वैदिक सभ्यता में आते थे, तो ये सारी चीजें उसमें लाई जाती थी। अगर आप देखें तो अब अगर आप हमारे नोट्स देखेंगे तो पहले जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको भी लोड लेने की जरूरत नहीं, उनके नोट्स में ये सारी चीजें अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें अवेलेबल है, एक एक चीज मैंने आपको बनवाई हुई थी। और जो लोग कहीं और से भी पढ़े होंगे या उन्होंने भी, मेरे ख्याल से, क्योंकि हिस्ट्री को शुरू करने का एक तरीका ये है और हर एक टीचर इसी तरीके से शुरू करता है, तो आप सब लोगों के पास ये चीज है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सेक्शन इसमें एक ऐड कर दिया गया बेटा, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, राइट। अच्छा, दूसरे की अगर आप बात करते हो, सेकंड सेक्शन की अगर आप बात करते हो, तो ये मध्य प्रदेश के लिए डोनेट किया गया है, डिवोट किया गया है। जो मध्य प्रदेश के लिए डिवोट किया गया है, इसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस हैं तो वो मैं बता देता हूं। यहां पर एक पूरा टॉपिक तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन टॉपिक का तरीका यानी कि उसके कुछ शब्दों में चेंज लाया गया है। उदाहरण के लिए देखें तो इसका जो नीचे से तीसरा पॉइंट है, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। अब पिछले वाले सिलेबस में क्या था, अगर आप इसको जाकर के देखेंगे तो यह था मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, है ना। लेकिन अब इसमें जोड़ दिया गया एक सांस्कृतिक और एक पुरातात्विक पर्यटन स्थल, यानी कि स्पेसिफिकली बोला गया है। पहले सिर्फ पर्यटन स्थल बोला गया था, अब क्या है, वो पर्यटन स्थलों में उन्होंने ये बोल दिया कि आपको सिर्फ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल पढ़ने हैं। पहले क्या मेंशन किया गया था, पहले मेंशन किया गया था मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थल, यानी कि जो टूरिज्म से रिलेटेड है, तो सारे स्पॉट्स आपको पढ़ने होंगे। तो अब वो इसमें नहीं दिया गया आपको, है ना। फिर मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर, जनजातीय व्यक्तित्व, ये तो पहले भी था और ये अभी भी इसमें शामिल किया गया है ना। बस विश्व धरोहर जो है, यूनेस्को साइट्स जो हैं आपके पास, उनको आपको अलग से मेंशन कर दिया गया इस बार। तो इस बार आपको यूनेस्को साइट से भी जाना है, तो दूसरा चेंज आपको, तीसरा चेंज आपको ये मिल जाता है प्रीलिम्स में। देन आफ्टर, अब हम तीसरी यूनिट पे जाएं प्रीलिम्स के पेपर 1 की, तो
यहां पर देखो सीक्वेंस तो चेंज हुआ है, पहले मध्य प्रदेश का भूगोल था, अब भारत का भूगोल हो गया है इस सीक्वेंस पर। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं बेटा। उदाहरण के लिए जैसे प्रीलिम्स परीक्षाओं में ये चीजें मेंशन नहीं थी, और क्योंकि अपना तो बेसिक सिविल सर्विसेज से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, तो हम लोगों की तो क्लासेस का ओरिएंटेशन ही, जितने भी सिविल सर्विसेज के प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तो क्लासेस का ओरिएंटेशन ही मेंस के थ्रू जाता है। तो ये जो टॉपिक्स दर्शाए गए, अल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, या सदर्न ऑसिलेशंस दक्षिणी दोलन हो गए, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ हो गया, या क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारी की सारी चीजें मेंस के थ्रू हम लोग उठाते थे। तो अक्सर हम लोग तो इसको पढ़ाते ही हैं, सारे इंस्टीट्यूट जो भी सिविल सर्विसेज के लिए मेन प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो बेसिकली व्यापम, पीईबी या एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी किया करते थे, उनके लिए टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट शुरू से नहीं है। अल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, इन सब पर क्वेश्चंस वहां बहुत रेयरली पूछा जाए तो पूछा जाए, तो वो लोग नहीं करते थे। और वो लोग पेपर एमपीपीएससी का भी देते थे, तो प्री में उनको आसानी होती थी, लेकिन अब आसानी नहीं होने वाली, क्योंकि अब स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है क्लाइमेट इंसिडेंट्स को, जलवायु की घटनाओं को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बेटा, है ना। तो इसको अलग से जोड़ा गया है। फिर आप आगे देखते हैं तो प्राकृतिक संसाधन है, तो पहले भी थी, अब लेकिन इसमें क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसकी स्ट्रैटेजी, रणनीतियां, हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति की, ये जोड़ दी गई हैं। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी अलग से जोड़ दिए गए हैं आपके। प्राकृतिक खतरे, आपदाएं और भारत के प्रमुख साइक्लोन्स, चक्रवात, ये भी जोड़ दिए गए हैं आपके अलग से, राइट। जनसंख्या वृद्धि का कॉलम तो पहले भी होता था, उसको हम पढ़ते थे। 2019 के पहले वाला भी जो सिलेबस था उसमें भी जनसंख्या और जननांकिकी अलग से जोड़ी गई थी, डेमोग्राफी। तो ये तो कुछ खासा नया नहीं मानूंगा मैं, राइट। फिर मध्य प्रदेश के भूगोल में आप जाकर देखेंगे तो इसमें भी बेटा कुछ एक चेंजेस लाए गए हैं। लाइक आप मध्य प्रदेश के भूगोल में भी जाकर के देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के भूगोल में आप जाकर देखेंगे तो पहला तो वही चेंज जो कि भारत के भूगोल में भी स्पेशली मेंशन किया गया है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जननांकी तो इसमें लाई गई है, अलग से मेंशन है, लेकिन पढ़ते हम पहले भी थे, राइट। उसके अलावा आपको वाटर रिसोर्सेज अलग से मेंशन कर दिए गए हैं, हालांकि पहले भी पढ़ते थे जल संसाधन सिंचाई का, लेकिन अब मेंशन अलग से किया गया है, तो आपको अलग से इसको अपना अटेंशन देना चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना। नेक्स्ट, जलवायु की बात करोगे तो पहले पूरी जलवायु ही मेंशन की गई थी। अगर आप पुराने सिलेबस में जाकर देखोगे तो आपको पहले पूरी जलवायु ही मेंशन की गई थी। मध्य प्रदेश के भूगोल में लिखा हुआ था मध्य प्रदेश की जलवायु, सेकंड यूनिट ही थी, सॉरी तीसरे यूनिट का सेकंड पॉइंट ही था। लेकिन अब आप देखोगे तो जलवायु में ऋतुएं यानी कि जो सीजन्स हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, बस ये तीन चीजों पर ही आपको पढ़ना है। पहले हम पूरे कटिबंधों को पढ़ रहे थे, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे थे। तो अब उसको इतने आसान, मतलब उसमें देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वर्षा की परिस्थितियां, उनके वितरण कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, द कंडीशंस ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर कंडीशंस क्या हैं, सीजन्स क्या हैं, इसमें भी कोई खासा चेंज नहीं है, वैसे है वही जो हम पढ़ते थे, बस उसको स्पेशल मेंशन किया गया है। तो अब आपको स्पेशल अटेंशन देना होगा यूनिट वाइज। मैंने कहा ना, अच्छा है आपका एक स्टडी का पैटर्न बनेगा, क्योंकि पूरा एनहेंसमेंट करते हुए एक टॉपिक को मेंशन कर दिया उन्होंने, तो अब तो हमारे लिए भी बहुत आसान है पढ़ाना, और आपके लिए पढ़ना भी बहुत आसान है। इवन जो बच्चा पुराना पढ़ा होगा उसके लिए भी बहुत आसान है उस चीज को पूरा मैनेज करना, अच्छे से नोट्स बनाना, राइट। तो मेरे ख्याल से तो बेटा मुझे अच्छा ही लगा। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक बहुत अच्छा चेंज ले आए हैं ये लोग। हालांकि मेरे लिए तो वो भी उतना ही था, ये भी इतना ही है। जब हम संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे थे पिछले पेपर में, तो पिछले पेपर में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर इस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ा गया था, और वो था भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। पहले यूनिट आता था भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। वो जो एक्ट थे, अधिनियम थे, उनको हटा दिया गया है। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्पेशली मेंशन थे, अब वो हटा दिए गए। तो वो दो एक्ट क्या, अब कोई सा भी एक्ट आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑनवर्ड्स फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, या कि फिर वो चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853, या कि फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही हो 1958, 1919, 1935, या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1962, 1862, 1891, तो उनको अब आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो एक्ट्स का पोर्शन आपका प्रीलिम्स में तो खत्म हो गया, तो वो प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी एक अच्छी बन गई है, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, ये सबट्रैक्शनल है, ये हटाया गया है। फिर संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक संशोधन, ये सब चीजों को तो बेटा पहले भी जगह दी गई थी। हाँ, यहां पर राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संविधान और संविधिक आयोग एवं संस्थाएं दी गई हैं। तो जो लोग ये बोले
कि आयोग हटा दिए गए साहब। सबसे बड़ी चीज, जो आयोग आपको पहले मेंशन करके दिए गए थे पुराने पेपरों में, जिनको हम पढ़ते थे यूनिट 10 में, जिसका हेडिंग होता था राष्ट्रीय व प्रादेशिक संवैधानिक और संविधिक संस्थाएं, वो हैं, वो हटी नहीं है भैया, वो यूनिट 5 का एक टॉपिक बन गई है। पहले उनको अलग से दिया गया था, वो पूरा का पूरा सिलेबस है। भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, SC ST कमीशन, OBC कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग, विजिलेंस कमीशन, देन आपका नेशनल ग्रीन प्रोग्राम, और पूरा का पूरा आपका जो फूड सेफ्टी कमीशन था, खाद्य संरक्षण आयोग, वो सब है। वो वैसा का वैसे ही है, देखो हेडिंग मिला लेना, वैसा का वैसे ही है। तो वो पढ़ना है, हटा नहीं है सर, लेकिन उसके क्वेश्चन का वेटेज कम हो गया। पहले जो उसके क्वेश्चन का वेटेज था ज्यादा, वो अब कम हो जाएगा। संभवतः आपको 2 या संभवतः शायद एक ही प्रश्न दिखाई दे, ये आपको एक फायदा इसमें है ना। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था ये अलग से मेंशन कर दिया। अब इसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की सिर्फ 4 ही टॉपिक्स को इन्होंने मेंशन किया है। फिर पंचायती राज और नगरीय प्रशासन को वापस ले आए। 2019 के पहले स्पेशली मेंशन था, अब इसको वापस ले आए। म्युनिसिपैलिटीज को भी ले आए और पंचायत को भी ले आए। और प्रदेश में सुशासन, अभिशासन व्यवस्था, गुड गवर्नेंस, ये अलग से मेंशन किया गया है। ये तो होना भी चाहिए था बेटा, ये जरूरी है। आप सिविल सर्विस सर्वेंट बनना चाहते हैं और आपको गुड गवर्नेंस नहीं पता हो तो मजा ही नहीं आता यार तैयारी का ही, है ना। तो ये अच्छा टॉपिक लाए हैं, इसमें भी बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बड़ा जबरदस्त दिलचस्प विषय है। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, फिर यूनिट 6 में इन लोगों ने जोड़ी हुई है। इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान, राइट। तो ये तो वही है, इसमें तो कोई खासा ज्यादा अंतर नहीं है। जो अंतर आया है, लाइक मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, MSMEs, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, और फिर अधोसंरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक जिला एक उत्पाद योजना को अलग से जोड़ दिया गया भैया इसमें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कैंपेन इसमें जोड़ दिया गया। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अलग से जोड़ा गया है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार सर, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और उसकी ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बड़ा अच्छा और दिलचस्प टॉपिक जोड़ दिया गया है इसमें। बाकी वित्तीय संस्थाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, ये पहले भी थी आपके पास। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, वो पहले भी था। रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये पहले मेंशन थी सर। ऐसा मत बोलना कि सर पहले मेंशन नहीं थी, ये पहले मेंशन थी सर आपके पास, है ना। प्रीलिम्स में ही मेंशन थी। और ये कहां थी, आपके यूनिट नंबर 6 में ही। यहां पर भी यूनिट नंबर 6 में है, बस तब ये लास्ट टॉपिक हुआ करता था, अब सेकंड लास्ट है। कारण क्योंकि इसमें G20, सार्क और आसियान, पूरी अमेरिका के साथ जो भारत को स्टैक 1 में शामिल किया गया, पूरा पढ़ना है ना। तो है, तो वो भी अच्छा है, आपको इनके बारे में भी जानकारी होनी। देन संविधान का जो प्रमुख भाग पिछले सिलेबस में आपको दिया गया था, साइंस का जो पहला वाला सेक्शन, जो पहले वाले सिलेबस में आपको दिया गया था, अब उसका जो है निदान कर दिया गया है। और यहां पर जो है आपका जो बेसिक चेंज आया है वो ये हो गया कि स्टार्टिंग में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत थे वो खत्म हो गए। अब सिर्फ प्रारंभिक ज्ञान यानी डेली साइंस, जो डेली लाइफ साइंस है, उसके बारे में आपको नॉलेज रखनी है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान पहले भी थे, जो इसरो हो गया, ICSR हो गया, DRDO हो गया, वगैरह वगैरह। प्रौद्योगिकी, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, मानव शरीर की संरचना, इसमें एक जो मेन सबट्रैक्शनल चेंज है, जिस चीज को हटाया गया है, वो सबसे अच्छी चीज हटा दी यार। मुझे सबसे बेकार लगती थी वो चीज, सबसे बेकार चीज लगती थी वो मुझे, मैं दिल से बोल रहा हूं साहब आपको। वो क्या था, कृषि उत्पाद तकनीक, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वो हटा दी। वो फलाने फलाने जो क्वेश्चन थे ना, कि आम की कौन सी किस्म ऐसी होगी, इसको मिलाने से उसको बनेगी, उसको मिलाने से ट्रक फार्मिंग क्या होगी, ये फार्मिंग क्या होगी, वो फार्मिंग क्या होगी, वो सब हट गई यार। वो सबसे अच्छी चीज है। वो मेरे को लग रहा है उसको मेंस में डाल दिया ले जाके उन्होंने, तो ठीक है, वो मेंस के ही लायक है, मेंस के ही काम का है वो। प्रीलिम्स में मत लाइए ऐसी चीजों को, तो वो अच्छी है मुझे, मेरे हिसाब से पर्सनली। बाकी मैं गलत हो सकता हूं आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों को शायद अच्छी लगती हो, तो वो उन लोगों के लिए थोड़ा बुरा हो गया, तो उनके लिए मैं अपनी तरफ से सांत्वना देता हूं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जोड़ी गई है, वो एसडीजी यानी स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना, यूनाइटेड नेशंस ने जारी किए, वो एसडीजी, और भारत इनको टारगेट करके बैठा हुआ है। एसडीजी पर भारत की ग्रोथ
पार्ट तो आपका उस टाइम पे भी था, लेकिन यहां पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर और मैनेजमेंट, इनको अलग से जोड़ा गया है। हालांकि प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर का सेक्शन तो आपको यूनिट 3 ज्योग्राफी में भी मेंशन किया गया है, अभी मैंने बताया भी था आपको, राइट। देन लास्ट आपको जो नेक्स्ट यूनिट दी गई है वो है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज हुई है, थोड़ा सिलेबस कम हो गया, घट गया। पहले इसमें प्रमुख व्यक्तित्व थे शामिल, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इंक्लूडेड थी, और खेल संबंधी घटनाएं और पुरस्कार थे, यानी स्पोर्ट अवार्ड और इंसिडेंट इवेंट्स। अब वो हटा दिए, अब उन्होंने क्लियर एक ही चीज मेंशन कर दी, अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट। मैं तो भैया पहले से इसी पक्ष में था, मेरा तो ऐसा लग रहा है पूरा पैटर्न ही फॉलो कर दिया, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे से तो नहीं पूछा था कहीं लोगों ने। डेली अपनी क्लास में जितने बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं और बैठे हैं उनको पता होगा, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट इशू डेली क्लास में अपने को अपन लोग देखते हैं। एक शीट और अपनी जो 1 घंटे की क्लास डिवोट करते हैं, 1.25 घंटे की क्लास डिवोट करते हैं, वो सिर्फ 3 स्पेसिफिक टॉपिक्स को डिवोट कर रहे हैं। तो वो यहां से एग्जैक्ट देखो पैटर्न पर आ गया, वो बिल्कुल लिस्ट बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो गई अपनी वाली, है ना, जो डेली क्लासरूम सबमेन वाला करंट अफेयर वाला उसकी। देन आईसीटी, तो आईसीटी में जाकर देखोगे तो सेम ही है, आईसीटी में कुछ खासा परिवर्तन नहीं आया, एज इट इज आईसीटी को रखा गया है। फिर यूनिट 10 अलग से जोड़ दी गई है, दैट इज ऑल डिवोटेड टू द एमपीज फोक लिटरेचर, फोक कल्चर एंड द ट्राइबल। मध्य प्रदेश के जितने ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनके संबंध में उनकी विरासत, हेरिटेज क्या है, उनकी लोक संस्कृति, उनका फोक कल्चर क्या, उनका लोक साहित्य, फोक लिटरेचर क्या है, वो भी पढ़ना है। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग पार्ट भी, पढ़ने में मजा भी आएगा, मेरी गारंटी ले लो आप, अगर पढ़ने में मजा नहीं आया तो मेरे को बोल देना। ये बहुत अच्छी यूनिट जोड़ी गई है 10वीं। और अब क्या है, ट्राइब से क्वेश्चंस का वेटेज भी बढ़ेगा, एक पूरी यूनिट डिवोट हो गई ना, एक पूरी यूनिट आपको डिवोट हो गई, तो ट्राइब से क्वेश्चंस का वेटेज भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। भाई 10 यूनिट आपको दी जा रही है पूरी की पूरी, 10 यूनिट का हिसाब लगाओगे तो ऑन एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन 8 से 10 क्वेश्चन का पर यूनिट आएगा मिनिमम। तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहां से मिलना तय हो गया है। तो आप क्यों, क्योंकि कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, हर एक पॉइंट से 2 क्वेश्चन भी ले लेते हो तो आपको 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मिनिमम 8 का तो लेके चलो, ये 8 से 10 क्वेश्चन ट्राइब्स पर आने, और ट्राइब्स का सेक्शन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, आप नई चीजों को सीखने में अगर जिज्ञासु हैं, नए कम्युनिटी से मिलने में जिज्ञासु हैं, क्यूरियस हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देन आप जब पेपर 2 में जाते हो, दैट इज सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी कि जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपकी बोधगम्यता वहीं की वहीं है जो पहले थी। देन आफ्टर आपकी जीवन शैली और प्रतिबल, बस एक चीज ही एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, दिस इज द पॉइंट नंबर 2 ऑफ द सेकंड पेपर, दैट इज जीवन शैली और प्रतिबल।